नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे। आज की यह वीडियो हिंदी वर्णमाला पर आधारित होने वाली है, क्योंकि जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उन पेपरों में हमें कई प्रश्न हिंदी वर्णमाला से देखने को मिलते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न हिंदी वर्णमाला से बनते हैं उन सभी बिंदुओं को एकदम सरल भाषा में शून्य से शिखर तक सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला को बिना किसी देरी के। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है हमारी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों को 3 रूप से विभाजित किया गया है। पहला स्वर, दूसरा अयोगवा और तीसरा व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं पहले इसको जानते हैं। वर्ण की परिभाषा है कि भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, अ, ई, ज, ऐसे 52 वर्ण होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। इनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये एकदम मूल ध्वनियां होती हैं, इसलिए इन्हें वर्ण कहते हैं। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे मूलतम इकाई हमारी ध्वनि होती है। इनको उच्चारण करने पर जो ध्वनियां निकलती हैं ये भाषा की दृष्टि से हमारी सबसे मूलतम इकाई होती है। वर्ण के भेद क्या क्या हैं। वर्णों को 2 रूपों से विभाजित किया गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों को मात्रा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर विभाजित किया गया है। पहले पढ़ेंगे हम मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्वर उच्चारण के आधार पर कहाँ से कैसे बोले जाते हैं। व्यंजन हमारा मूल रूप से व्यंजनों को 3 रूप में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा भी व्यंजनों के कुछ विभाजन हैं, उनको भी एकदम विस्तृत रूप से सरल भाषा में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्वर क्या होते हैं। तो स्वर की हमारी परिभाषा होती है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, एकदम स्वतंत्रता से हम उनका उच्चारण कर सके, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, उ, अ, ई, ऐसे कई वर्ण हैं जो हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वर को मात्रा के आधार पर 3 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में हमारे अ, ई, उ और री आते हैं। दीर्घ स्वर में हमारा अ, ई, उ, ए, ओ और औ आते हैं। प्लुत स्वर में हमारा जैसे ओम की ध्वनि आती है। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे ह्रस्व स्वर हैं और इनको किन नामों से जाना जाता है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण हम बहुत ही कम समय में करते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनमें एक मात्रा होती है, इसे इन्हें एकमात्रिक स्वर कहते हैं। ये बिल्कुल मूल रूप से इनकी ध्वनियां जो होती हैं मूल रूप से उच्चरित होती हैं, इसलिए इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ और री हैं। इनकी संख्या हमारे वर्णमाला में 4 है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनसे अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें 2 मात्राएं पाई जाती हैं। जैसे अ प्लस ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, अ और ए मिलकर ए का निर्माण करते हैं, अ और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, अ और ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। इनमें 2 मात्राएं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अ,
ई, उ, ए, औ और औ। जो ये चार पीछे के वर्ण हैं, इनको हम पीछे के चारों वर्णों को ए, ओ और औ को संयुक्त स्वर, संधि स्वर या मिश्र स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर की परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगे, दोनों मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों को दिखाने के लिए हम हिंदी के 3 का प्रयोग करते हैं, जैसे ओम की ध्वनि। हमने स्वरों के बारे में जाना, स्वरों के भेदों के बारे में जाना। एक बार उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि वह वर्ण जिनका हम उच्चारण स्वतंत्रता से कर सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें बिल्कुल कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ है। उसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हमारे हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने समय ह्रस्व और दीर्घ स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम की ध्वनि। हमने स्वरों के बारे में एकदम अच्छे से सरल भाषा में सारी चीजें देखी हैं। चलिए अब फिर हम देखते हैं वर्ण के दूसरे भेद, व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं हमारे? व्यंजन की परिभाषा हो जाती है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इनका उच्चारण असंभव है। जैसे अगर हम क का उच्चारण करते हैं, क का उच्चारण करते हैं और इसमें आ स्वर का प्रयोग ना करें तो हम क का उच्चारण सोच तो सकते हैं कि कैसे बोलते हैं, हमको पता है कि कैसे इसका उच्चारण करना, लेकिन बिना आ के, बिना स्वर के, इसमें बिना स्वर के प्रयोग किए हुए हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या जो है हमारी ये 39 होती है, और मूल व्यंजन अगर पूछ लिया जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। पेपर में यही बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन में दे देगा 33 हो जाएगा, 39 दे देगा, 40 दे देगा, 41 दे देगा। तो जो बच्चा एकदम अच्छे से पढ़ के गया है वो तो तुरंत लगा देगा, कुल पूछेगा तो 39 लगा देगा, मूल पूछेगा तो 33 लगा देगा। और जो बच्चा कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में है, वो तुरंत गलत कर देगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो हमें 39 लगाना है, अगर व्यंजनों की मूल संख्या पूछे, मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो हमें 33 नंबर ऑप्शन को सही कर देना है। अब व्यंजनों के भेद क्या क्या हैं, व्यंजन को कितने रूपों में बांटा गया है? व्यंजनों को मूलतः 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है हमारा ऊष्मीय व्यंजन। इन तीनों के अलावा भी हम व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन के रूप में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, आइए जानते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग के व्यंजन, चा वर्ग के व्यंजन, टा वर्ग के व्यंजन, त वर्ग के व्यंजन, प वर्ग के व्यंजन, ग वर्ग के व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु है ये हमारे कंठ से स्पर्श होकर निकलती है बाहर। चा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो तालु से, जो हमारी प्राण वायु है तालु से स्पर्श करते हुए निकलती है। ता वर्ग का उच्चारण करते समय ट, ठ, ड, इसका उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है ये हमारी मूर्धा से स्पर्श होकर निकलती है। ता वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जो वायु होती है हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए निकलती है, त, थ, द, ध, न। और जो पा वर्ग
का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु होती है हमारे होंठों को स्पर्श करके निकलती है, जैसे प, फ, ब, भ, म। इनकी संख्या पूछ ले तो इनकी संख्या हमारी 25 होती है। देखते हैं अगला, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल और व, इनकी संख्या 4 होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से अंतःस्थ व्यंजन है, ऑप्शन में दे दिया गया आपको, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की ऊष्मा गर्म हवा निकले उन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं और ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी श्वास में प्रबलता रहती है, जैसे स, श, त और ह। इनकी भी संख्या हमारे वर्णमाला में 4 है। प्रश्न पूछेगा कि ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि ऊष्मीय व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं, इनकी परिभाषा है कि जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनका जो निर्माण होता है ये 2 व्यंजनों के संयोग से होता है। जैसे छ का निर्माण क और स से होता है, त्र का निर्माण त और र से होता है, ज्ञ का निर्माण ज और ञ से होता है, स्र का निर्माण स और र से होता है। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या हमारे वर्णमाला में 4 है। प्रश्न पूछ लेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं या संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि संयुक्त व्यंजन ये हैं और कितनी ही संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। अगला हेडिंग है हमारा उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की परिभाषा हो जाती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है, जिह्वा, ये उठकर एकदम झटके से नीचे आए उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है वो हमारा 2 रूपों में किया जाता है। उच्छिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं, ढ़ा और ढा। ढ़ा और ढा, जो हमारे वर्ण के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है इन्हें हम नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता, तो इनका प्रयोग एक नुक्ता रहित होता है नुक्ता के साथ, और एक नुक्ता सहित होता है नुक्ता के साथ, और एक नुक्ता रहित होता है नुक्ता के बिना। तो जैसे जब शब्दारंभ में जैसे हम ढाल, डमरू, डाली या ढोलक बोलते हैं तो इनका प्रयोग नुक्ता रहित के रूप में होता है। अगर हम शब्द के मध्य में या अंत में बोले जैसे लड़का, पढ़ा, सड़क, लड़की, तो नुक्ता का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसलिए इन्हें नुक्ता सहित कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या हमारे वर्णमाला में 2 है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, इनका प्रयोग हम किन 2 रूपों में करते हैं, कितने रूपों में करते हैं, तो हमको याद रखना है। अगला हेडिंग है हमारा कि अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह में अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकले तब उसे प्रकट करने के लिए जो हमारी शिरोरेखा होती है उस पर जिस बिंदु का हम प्रयोग करते हैं इस चिन्ह को ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, कंघा, पंडित और बहुत सारे शब्द हैं जो अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक की परिभाषा हो जाती है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक व मुख से निकलती है तब उस वर्ण को हम चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे पंखुड़ी, हंसी, तांगा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग क्या होते हैं। विसर्ग का हम उच्चारण ह के समान करते हैं, जैसे अतः, इसे अ के साथ जोड़कर अंगह की तरह लिखा जाता है। जैसे प्रातः, अतः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अर्धस्वर क्या होते हैं। हमारे वर्णमाला में कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनको विशेष नामों से भी जाना जाता है। जैसे
अर्धस्वर कौन से हैं, लुंठित व्यंजन कौन से हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, तो इनके बारे में आइए विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अर्धस्वर हमारे होते हैं, इनकी परिभाषा है कि इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग हमारे ना के बराबर स्पर्श करते हैं, उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। जैसे य और व, य और व, इनका जब हम उच्चारण करते हैं जो हमारे मुखांग है बिल्कुल ना के बराबर स्पर्श करते हैं। इनकी संख्या हमारे वर्णमाला में 2 है। लुंठित व्यंजन क्या है, र का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अर्थात इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जो जीवा हमारी मुड़ती है ऊपर, इसे इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन की संख्या हमारे वर्णमाला में 1 है, जो कि केवल रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या है, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों भागों से निकले उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा के जो दोनों बगल से हवा निकलती है, दोनों जो बगल से हवा निकलती है इसी को पार्श्व कहते हैं। इसलिए जो पार्श्व भागों से हमारी वायु बाहर निकलती है, इन्हीं को इसीलिए हम इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन की संख्या भी हमारे हिंदी वर्णमाला में 1 है, और लुंठित व्यंजन की हमारे वर्णमाला में संख्या 1 है। इसको केवल हम ला से ला के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं हमारे कुछ और भी व्यंजन के भेद हैं, हम अच्छे से समझते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद भी हिंदी वर्णमाला में कुछ थोड़े बहुत डाउट बच जाते हैं, तो अगर यह वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, और किसी भी परीक्षा में आप हिंदी वर्णमाला से कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप विदिन ए सेकंड में उसका जवाब देंगे, और कभी भी कोई भी प्रश्न गलत करके परीक्षा में नहीं आएंगे। देखते हैं संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। संघर्षी व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है ये मुख के अवयवों से रगड़ के साथ बाहर निकलती है, मतलब संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे ज, ज, फ, जो हमारी वायु है ये हमारे एक रगड़ के साथ बाहर निकल रही है, इसलिए इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख अवयवों के साथ स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे जो हमारी प्राणवायु है इनका उच्चारण करते समय स्पर्श के साथ संघर्ष करे, इसे हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 है। नासिक व्यंजन क्या होते हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह एवं नाक के द्वारा बाहर निकलती है, इसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। जो हमारी हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन होते हैं इन्हें हम नासिक के व्यंजन के रूप में जानते हैं। जैसे अंगा, इया, अणा, न और म। इनका उच्चारण करते समय जो हमारी वायु है हमारे मुख और नाक से बाहर निकलती है, इनकी भी संख्या हमारे वर्णमाला में 5 है। अगर ये पूछ लिया जाए कि नासिक व्यंजनों की कितनी संख्या है तो आप लोगों को तुरंत जवाब देना है कि नासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। जो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं इनको मुख खुलने के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इनको 4 रूपों में विभाजित किया गया है, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अधविवृत स्वर। आइए देखते हैं कि समृत स्वर कौन से हैं, किसे कहते हैं, विवृत स्वर कौन है, किसे कहते हैं। तो जो समृत स्वर हैं इनको जिन स्वरों का उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद ही रहता है उसे हम समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ और री। अर्ध समृत स्वर क्या होते हैं, समृत स्वर से कुछ अधिक खुलता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख होते हैं समृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलते हैं अर्थात आधे से कम खुलता है। जैसे ए और ओ जो हमारे अर्ध समृत स्वर हैं इनकी संख्या 2 है, समृत स्वर की संख्या हमारी 5 है। विवृत स्वर क्या होते हैं, विवृत स्वर हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह से सबसे अधिक खुलता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुंह है ये सबसे अधिक खुले तो उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है ये अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है, इसलिए इन्हें विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर की संख्या 1 है। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं, अर्ध विवृत स्वर विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। इनका उच्चारण करते समय जो हमारा मुख होता है ये विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है।
जैसे आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, जैसे अ, ए और ओ, इन तीनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है ये आधे से थोड़ा अधिक खुलता है, इसलिए इन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वरों की संख्या हमारी 3 है। अगली हेडिंग है हमारी अघोष और सघोष। ये हमारी जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अघोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा स, श और स, ये अघोष वर्ण, अघोष ध्वनियां होती हैं। जो प्रत्येक वर्ग होते हैं उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, और श और श और स, ये जो तीनों स होते हैं और 10, ये तीनों मिला के इनकी संख्या हमारी 13 हो जाती है। तो अघोष ध्वनियों की संख्या जो हमारी होती है ये 13 होती है। सघोष ध्वनि क्या होती है? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व, ह और अंग और अह एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। प्रत्येक जो वर्ग होते हैं इनके तृतीय, चतुर्थ, पंचम से ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, ढ़, द, ध, न, ब, भ, म, ये जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं, और य, र, ल, व और अंग और अह, ये जितनी भी ध्वनियां हैं ये हमारी सघोष ध्वनियां कहलाती हैं। इसमें 20 व्यंजन, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और 11 स्वर होते हैं, इसलिए इनकी संख्या हमारी 33 हो जाती है। तो पूछ ले एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो अघोष ध्वनियों की संख्या 13 है। सघोष ध्वनियों की संख्या पूछ ले तो सघोष ध्वनियों की संख्या हमारी 33 है। अगली हेडिंग है हमारी कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण की परिभाषा है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व एवं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जो प्रत्येक वर्ग होता है इनके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। अब प्रथम, तृतीय और पंचम है क, ख, अंग, च, ज, इय, ट, ठ, ड, अण, त, थ, न, प, फ, प, ब, म, ये जो तीन तीन वर्ण है ये हमारे अल्प प्राण है। और य, र, ल, व और सभी जितने भी स्वर हैं ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारे 19 व्यंजन, 1 अनुस्वार और 11 स्वर आते हैं। इनकी कुल संख्या हमारे हिंदी वर्णमाला में 31 है। महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा श, 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 ह महाप्राण है। महाप्राण ध्वनियों की संख्या हमारे वर्णमाला में 15 है, इसमें 14 व्यंजन और 1 विसर्ग आता है। आइए सीखते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेपर में जरूर से जरूर एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इस वर्ण को कहाँ से उच्चारित किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो कंठ होता है, कंठ से हम क वर्ग के सभी वर्ण को और ह, अ और अ तथा विसर्ग जो होता है इसको हम कंठ से उच्चारित करते हैं। तालु से हम च वर्ग के सभी वर्णों को य, श और ई को उच्चारित करते हैं। मूर्धा से हम ट वर्ग के सभी वर्ण को, र को और मूर्धन्य स को और री को उच्चारित करते हैं। दंत से हम दांत से बने त वर्ग के सभी वर्णों को, ला को और दंती सा को उच्चारित करते हैं। ओष्ठ से हम प वर्ग के सभी वर्ण को, ऊ को और ऊ को उच्चारित करते हैं। नासिक से हम जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है इनके जो पंचमाक्षर होते हैं अंगा, इया, अड़ा, न, म तथा जो अनुस्वार है इसको हम नासिक के द्वारा उच्चारित करते हैं। कंठ तालु से हम ए और ए का उच्चारण करते हैं, क्योंकि आ हमारा कंठ से बोला जाता है और ई हमारा तालु से बोला जाता है, इससे मिलकर ए का निर्माण होता है, इसलिए हम इसका उच्चारण कंठ तालु से करते हैं। कंठोष्ठ से हम ओ और औ का उच्चारण करते हैं, क्योंकि आ से हम कंठ से हम आ का उच्चारण करते हैं, ओष्ठ से हम ऊ का उच्चारण करते हैं। इन दोनों के सहयोग से हमारा ओ का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे कंठोष्ठ से इसका उच्चारण करते हैं। दंतोष्ठ से हम वा को उच्चारित करते हैं।
आइए आज की वीडियो में जितने भी जानकारियां हमने आपके साथ साझा की हैं एकदम सरल रूपों में समझाने का प्रयास किया है। इन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 रूप में विभाजित किया गया है मूलतः। पहला व्यंजन, दूसरा स्वर। स्वरों की संख्या हमारे वर्णमाला में 11 है। व्यंजनों की संख्या मूल रूप से पूछे तो 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 39 होती है। स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 रूपों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ और री आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ और ओ आते हैं। व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन के रूप में मूलतः विभाजित किया गया है। इसे मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। हमारे वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 है और व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन के रूप में और उच्छिष्ट व्यंजन के रूप में विभाजित किया गया है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारे वर्णमाला में 4 है, उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या हमारे वर्णमाला में 2 है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितनी भी जानकारियां हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखी है, आपकी परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका कोई डाउट हिंदी वर्णमाला से रह जाता है तो यह वीडियो आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। धन्यवाद।